हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम JCRT 6 क्लास का साइंस का चैप्टर 3 का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। चैप्टर 3 का नाम है, देखिए, वायु जीवन के लिए आवश्यक। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, पहला नंबर का सवाल है, इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक ना। जैसे पहला है, देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल, नाइट्रोजन, पवन। यही सबको यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल, तो इसमें वायुमंडल हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वायुमंडल। फिर दूसरा नंबर देखिए, सभी जंतु श्वसन में वायु से खाली स्थान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग नीचे अगला देखेंगे, यहाँ पर तीसरा नंबर का जलने में खालिस्तान गैस सहायक है। अगर हम लोग दूसरा नंबर में यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देते हैं, तो तीसरा नंबर में हम लोग को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखना पड़ेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। और देखिए, सभी जंतु श्वसन में एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत तो मात्रा में लेते ही है, ठीक ना। ऑक्सीजन यूज करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत मात्रा में शरीर के अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सभी जंतु श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तीसरा नंबर में जलने में वायु, ठीक ना, ऑक्सीजन सहायक है। तो देखिए, अगर जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पर आग भी नहीं पकड़ेगा। क्लियर है ना, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्या जरूरी ही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, गतिशील वायु को खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए, गतिशील वायु को यहाँ पर पवन लिखा हुआ है, पवन कहते हैं, पवन। क्लियर है। अब देखिए फिर पांचवा नंबर, वायु में सबसे अधिक खालिस्तान गैस है, कौन सी गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस ही सबसे अधिक है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर का सवाल है, खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। यहाँ पर खंड क को और ख को, क ख खंड को मिलान करना है, ठीक ना। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है हवा, जिसको लोग पवन भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जलने में सहायक नहीं है तो नहीं होगा, पारदर्शी ये भी नहीं होगा, गतिशील वायु ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पवन, गतिशील वायु। मैं यहाँ पर ऐसे लाइन करूंगा, क्रिस क्रॉस, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाल, जैसे आप लोग को ऐसे नहीं करना, आप लोग को सीधा सीधा लिखना है, ऐसे सीधा सीधा लिखना है आंसर शीट में। जब नोट बनेगा तो सीधा सीधा लिखना है, और परीक्षा होगा तब भी अगर आएगा तो सीधा सीधा ही लिखना है, ठीक ना। वायु पवन के सामने यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गतिशील वायु। क्लियर है ना, सीधा सीधा लिखते हैं मिलान को। मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए बस। देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, ठीक ना। तो हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ ले आएंगे, जलने में सहायक है। फिर देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर जलने में सहायक नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं जलने में सहायक नहीं है। उसके बाद वायु, देखिए, पारदर्शी बच गया है, तो वायु तो पारदर्शी होता ही है, हम लोग इसमें ऐसे लाइन कर सकते हैं, वायु पारदर्शी है। तो इस तरह क्लियर हो गया, मैचिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर, ट्रू फॉल्स में, सही गलत में, ठीक ना। तो देखिए, तीसरा नंबर का सवाल है, सही उत्तर के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। एक नंबर है, वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है। देखिए, वायु जो है गैस, जलवाष्प और धूलकण का मिश्रण है, ये सही है। वायु में जलवाष्प भी रहता है, गैस भी रहता है, फिर कुछ धूलकण भी रहता है। फिर दूसरा नंबर देखिए, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत है। मिट्टी के अंदर भी हवा होती है, वायु उपस्थित होती है, ठीक ना।
जिससे देखिए सांप सब जो बिल में रहता है वो सब ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जमीन के नीचे मिट्टी में भी ऑक्सीजन रहता है। सांप सब, बिच्छू सब, छोटे छोटे कीड़ा सब, वो सब ऑक्सीजन यूज करते हैं। जमीन के नीचे वाला ऑक्सीजन वायु रहता है उसको। अब देखिए तीसरा नंबर, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। तो जलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक नहीं होती है, जलन में ऑक्सीजन सहायक होती है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा, गलत। अब देखिए चौथा नंबर का सवाल है, वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। तो वायु तो हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। अगर हवा नहीं रहेगा तो फिर हवा में हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, ठीक ना? ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर, वायु को हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है ये तो, वायु को कोई नहीं देख सकता है। क्लियर है? तो इस तरह सही गलत भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, देखिए वायु के संघटक क्या है? मतलब वायु में कौन कौन सी गैस होती है, क्या क्या होती है, वो सबको लिखना है, ठीक ना? देखिए उत्तर है, वायु के संघटक निम्न है। पहला नाइट्रोजन, ठीक ना? दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जलवाष्प, पांचवा धूल के कण इत्यादि। ये सारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ठीक ना? तो सबका नाम लिखना है और लास्ट में इत्यादि लगा देना है। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा और कुछ कुछ है, उसको छोड़कर इत्यादि लिख देना है, खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखिए पांचवा नंबर का सवाल है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु की एक परत ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर वायु का एक घेरा है, हवा का एक घेरा है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। वायु का मंडल, वायु का घेरा, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण, वायु का घेरा को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है? पांचवा नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा नंबर पर। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा गैस है जो श्वसन में सहायक है, ठीक ना? तो इस तरह आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सातवां नंबर का सवाल है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? तो आप लोग देखे होंगे, अगर कोई डब्बा है, गिलास है या मग है, इस पर पानी भरा हुआ है और उस ऊपर से आप मिट्टी डालिएगा तो कुछ बुलबुला बाहर आता है। क्लियर है ना? वह क्यों आता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यों आता है। आंसर क्या लिखना है आपको, मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं इन कणों के बीच जो खाली स्थान होती है उनमें वायु रहती है। जब मिट्टी को जल में गिराया जाता है तो जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है, तो वहां की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। देखिए जो मिट्टी है वो बहुत छोटे छोटे धूल कण से बना हुआ रहता है, ठीक ना? मतलब छोटे छोटे कणों से बना हुआ रहता है और दो कण के बीच में थोड़ा सा जगह रहता है जहाँ पर हवा भरा हुआ रहता है। तो जब हम लोग पानी में मिट्टी को डाल देते हैं तो मिट्टी के कण के बीच में जो जगह है जहाँ पर हवा है वहां पर पानी चला जाता है और हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए बुलबुला निकलता है जब हम लोग मिट्टी को पानी में डालते हैं। आप लोग नोट बना लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आठवां नंबर पर। आठवां नंबर का सवाल है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो ये तो हम लोग खाली लेसन में भी बनाए थे, ठीक ना? तो चलिए आंसर देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में, ठीक ना? देखिए लगभग 79% रहती है, तो काफी ज्यादा है, ठीक ना? तो इस तरह नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर का सवाल है, वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? तो चलिए देखिए, वाद्य यंत्र भी बाजा है, नगाड़ा, ढोल, कुछ भी जो जहां से आवाज निकलता है वहां पर वायु का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वायु नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा तो वाद्य यंत्र भी नहीं बजेगा। तो इसको प्रमाणित करना है। देखिए उत्तर आप क्या लिखिएगा, वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकेगी, इसीलिए वाद्य यंत्रों से निकली ध्वनि हेतु वायु आवश्यक है। क्लियर है? मतलब देखिए बाजा है, कोई एक मान के लिए यहाँ पर एक ढोलक है, इसको हम लोग पीटते हैं
तो यहाँ पर एक्चुअल में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक ना। वायु का कंपन से यहाँ पर आवाज निकलता है और ये आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी कोई माध्यम चाहिए जो वायु माध्यम बनती है, ठीक ना। तो वायु के द्वारा ही आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्लियर है। अगर वायु रहेगा ही नहीं तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, तो हम लोग को सुनाई भी नहीं देगा। आप लोग अंतरिक्ष पर जाइएगा जहां पर वायु नहीं है, अगर कोई दोस्त आपके 10 कदम दूर पर है, फिर भी अगर आप अपना गला भी फाड़ दीजिएगा चिल्ला चिल्ला कर, फिर भी आपके दोस्त को कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक ना, क्योंकि बीच में हवा है ही नहीं, ऊपर कुछ नहीं सुनाई देता है, ठीक ना। जहां पर हवा नहीं है आप कुछ भी बोलिएगा बगल वाले को नहीं सुनाई देगा, जब तक आप कुछ माध्यम ना बना ले। बीच में कुछ भी हो सकता है माध्यम, जैसे अगर तार भी बना लेंगे तो भी चलेगा, ठीक ना, वायु लगा देंगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का सवाल है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है? तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि वायु में जलवाष्प होता है। क्लियर है। कोई अगर आप ठंडा बर्तन लीजिएगा या फिर एक बर्तन लीजिएगा, उसमें बर्फ डाल दीजिएगा, ठीक ना, तो देखिएगा बाहर भी पानी का बूंद आ जाता है साइड साइड में। वो कहाँ से आता है? तो देखिए वायुमंडल में भी जल का कण है, जलवाष्प है। वह जलवाष्प जब बर्तन में टच होता है तो ठंडा होकर यहाँ पर संघनित हो जाता है और जल का बूंद बना लेता है, ये आसपास भीगा भीगा लगता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल है, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाएं जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो देखिए कौन कौन ऐसी क्रियाकलाप है जो वायु के उपस्थिति के कारण ही संभव है। उत्तर देखिए, पहला है वायु पवन, ठीक ना, चक्की घूमती है, अगर वायु नहीं रहेगा तो पवन चक्की भी नहीं घूमेगी। दूसरा, वायु नावों को खेने में, ठीक ना, जो वायु है नावों को चलाने में या खेने में ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। देखिए वायु के कारण हम लोग नाव चला सकते हैं, ग्लाइडर यूज कर सकते हैं, पैराशूट यूज कर सकते हैं, हवाई जहाज चलता है वायु के उपस्थिति के कारण ही। फिर अगला देखिए वायु से क्या क्या होता है। तीसरा नंबर देखिए, पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। क्लियर है। फिर देखिए चौथा नंबर, वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होता है। तो देखिए वायु क्या है ना कि बहुत सारे बीज को या छोटे छोटे परागकण को यहाँ से वहां ले जाता है, जिससे पौधे एक जगह से दूसरी जगह अपना अस्तित्व विकसित करते हैं। फिर 5वां नंबर देखिए, जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जल चक्र जो है, जल का एक चक्र होता है, ठीक ना, उसमें वायु का महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर 12 नंबर देखिए, सवाल है, आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है? तो आंसर देखिए, हम जानते हैं कि वायु हर जगह है। किसी खाली गिलास में जलती मोमबत्ती जलती रह जाती है। अगर छोटे गिलास से जलती मोमबत्ती को ढकते हैं तो तुरंत बुझ जाती है, परंतु बड़े गिलास में थोड़ी देर एवं खुली गिलास में बुझती ही नहीं है। इससे स्पष्ट है कि खाली गिलास वायु से भरी रहती है। तो देखिए खाली गिलास में भी वायु रहती है, ठीक ना। एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं खाली है, परंतु उसमें हवा मतलब हवा रहता है। तो देखिए अगर एक मोमबत्ती है जल रहा है, क्लियर है, मोमबत्ती जल रहा है, साथ में आप लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। एक यहाँ पर मान के चलिए मोमबत्ती है जल रहा है, इसको ढक देंगे गिलास से। अगर गिलास छोटा है तो बुझ जाएगा, लेकिन गिलास बड़ा है, ठीक ना, अगर गिलास काफी बड़ा है तो नहीं बुझता है जल्दी, तो कुछ टाइम के बाद बुझेगा जब पूरा हवा खत्म हो जाएगा तब। और अगर खुला रहेगा तो मोमबत्ती बुझेगा ही नहीं। तो इस तरीके से पता चलता है कि खाली गिलास एक्चुअल में खाली न रहकर उसमें हवा भरा हुआ रहता है। फिर 13 नंबर देखिए, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? देखिए आंसर हो जाएगा, वायु में धूल कण उपस्थित रहते हैं जो समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। यदि लोग मुंह से श्वास लेते हैं तो ये धूलकण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
परंतु श्वास नाक से लेने पर नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल एवं चिपचिपा पदार्थ इन कणों को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। तो देखिए, अगर हम लोग मुंह से श्वास लेंगे तो धूल कण जो भी है तुरंत फेफड़ा में चला जाएगा और वहां पर हानिकारक हो जाएगा, ठीक ना, हमको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, नाक से श्वास लेंगे तो नाक के देखिएगा बाल रहता है, नाक के अंदर कुछ कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो वह धूल कण उसमें चिपक जाता है और जो बाल रहता है उसमें धूल कण फंस जाता है, जिसके कारण धूल कण हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाक से श्वास लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब देखिए 14 नंबर, अगर दो मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलेगी और क्यों? ठीक ना, ये तो सेम है 12 नंबर जैसा। यहाँ पर आप कैसे दर्शाएंगे, खाली गिलास में वायु भरी रहती है, कुछ उसी के जैसा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर दो जलती मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो जो गिलास बड़ा होगा उसमें जलती मोमबत्ती देर तक जलती रहेगी, क्योंकि आकार के अनुसार गिलास में वायु निहित रहती है। क्लियर है? मतलब देखिए, इसको सेम टू सेम आपको लिख देना है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि गिलास ज्यादा बड़ा है तो इसमें हवा ज्यादा रहेगा, तो जो लाइट यहाँ पर मतलब मोमबत्ती जल रही है ये ज्यादा देर तक जल पाएगी क्योंकि इसमें वायु अधिक है। और अगर छोटा सा गिलास रहेगा, छोटा गिलास रहेगा तो उसमें हवा कम है, तुरंत बुझ जाएगी। इसका मतलब यही है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक ना, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर देखिए 15 नंबर का सवाल है, यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? तो देखिए, ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? उत्तर है, यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। क्लियर है? आप बिना खाना खाए एक दिन रह सकते हैं, बिना पानी पिए एक दिन रह सकते हैं, परंतु बिना ऑक्सीजन का तो आप 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वायुमंडल में तो जीवन का कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है, ठीक ना, पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोग JCRT 6 क्लास का साइंस का चैप्टर 3 का आज क्वेश्चन आंसर किए, ठीक ना। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।